नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसका मुख्य कारण है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम जानेंगे क्या है ये MSP, इसका इतिहास क्या रहा, इसके फायदे क्या क्या हैं और आखिर सरकार को इसको लागू करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि MSP क्या होती है। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल को खरीदती है। उदाहरण से समझाएं तो मान लीजिए कि किसान गेहूं या चावल की खेती कर रहे हैं और अपना माल बाजार में बेच रहे हैं, जिसका उन्हें अच्छा मूल्य भी मिल रहा है। लेकिन यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या किसी और कारणवश उनकी फसल खराब हो जाती है या फिर फसल की बिक्री नहीं हो पाती है, तो ऐसी अवस्था में सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदेगी और किसानों को उस फसल के हिसाब से पैसा देगी। इससे होगा ये कि किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा और उनकी आय सुरक्षा यानी कि इनकम सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। बात करें MSP के इतिहास की, तो सबसे पहले इसको 1966-67 में लाया गया था, जब पूरा देश खाद्य संकट यानी कि फूड डेफिसिट से गुजर रहा था। तब इंदिरा गांधी सरकार ने गेहूं को 54 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को MSP प्रदान की थी, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करें और भारत को इस संकट से मुक्ति मिले। इसके बाद 1970-71 में गेहूं की MSP को बढ़ाकर 76 रुपए प्रति क्विंटल किया गया और चावल पर MSP को 51 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। अब स्थिति ये है कि 2020-21 में गेहूं पर मिलने वाली MSP 1975 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है और चावल की 1865 रुपए। आपको बता दें कि आज की तारीख में 22 फसलों पर MSP और गन्ने की फसल पर FRP यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है। इन 22 फसलों में से 14 खरीफ, 6 रबी की और 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस न्यूनतम मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो आपको बता दें कि सरकार को CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा रिकमेंड किया जाता है, जिसके 3 फॉर्मूले होते हैं। इन फॉर्मूलों की टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए आपको बस इतना बता देते हैं कि इसमें किसानों की फसल पर, बीज पर, खाद पर, कीटनाशक पर, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऐसी कई चीज़ों पर खर्चे देखे जाते हैं। उसके बाद ही CACP सरकार को MSP रिकमेंड करती है। अब बात करें MSP से होने वाले फायदों की, तो उसमें सबसे पहला फायदा हमारे कृषि क्षेत्र को होगा। मार्केट में जो बदलाव होते हैं, किसानों को उससे बचाया जा सकता है और कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सकती है। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। दूसरा फायदा यह होगा कि किसानों के ऊपर कर्जे का दबाव भी काफी कम हो जाएगा। 2019 में नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार किसान के परिवार के ऊपर औसतन 1 लाख रुपए का कर्ज है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2014 में 9.64 लाख करोड़ का कर्जा था किसानों पर, जो बढ़कर 2021-22 में 23.44 लाख करोड़ हो गया है। इसका मुख्य कारण ये रहा कि विभिन्न फसलों पर MSP का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन इन्हें लागू नहीं किया गया। तीसरा, किसानों की जीवन शैली मतलब कि उनकी लाइफस्टाइल में भी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान आश्वस्त होगा कि उसको कम से कम इतना रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे होगा ये कि किसान को उसकी आय सुरक्षा दिखेगी, तो वो और पैसा लगाएगा, जिससे एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि किसानों की मांग पूरी हो जाती है तो असमानताएं भी कम होती नजर आएंगी। शांता कुमार कमेटी के अनुसार केवल 6% किसानों को ही MSP का लाभ मिल रहा है, और वो भी मुख्य 3 राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। यदि MSP पूरे देश भर में सही से लागू हो जाएगी तो बाकी सभी राज्यों के किसानों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। अब सवाल उठता है कि जब आखिर इतने फायदे देखने को मिल रहे हैं, तो सरकार इसको क्यों लागू नहीं कर रही, या यूं कहिए कि क्यों लागू नहीं कर पा रही। सबसे पहली चुनौती जो सरकार के सामने आती है वो है वित्तीय बोझ, मतलब फाइनेंशियल बर्डन। इसको सरल शब्दों में कहें तो सरकार के खुद के पास तो पैसा हो तब तो वो लगाए। बजट में हर क्षेत्र को उसकी जरूरत के हिसाब से पैसा आवंटित किया जाता है, फिर भी शिकायत रहती है कि उनको कम पैसा मिला है। तो बजट के आवंटन को भी बैलेंस करना जरूरी है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी सरकार का खर्चा होता है, जिसके कारण इतना पैसा सरकार के पास बच नहीं पाता है। दूसरी चुनौती जो सरकार के सामने आती है वह है पानी की कमी। अब ये कैसे, आइए समझते हैं। किसानों की मांगों के अनुसार यदि सरकार उन फसलों पर MSP लगा दे जिन पर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो किसानों द्वारा इन्हीं फसलों को अधिक मात्रा में उगाया जाएगा, जिसके कारण पानी की कमी के साथ साथ क्रॉपिंग पैटर्न भी बदलता नजर आएगा। किसान वही फसल उगाएंगे जिन पर उनको MSP मिल रही है। ऐसे में नॉन MSP फसलों के नज़रअंदाज होने का खतरा भी बना रहेगा
और जैसा कि हमने अभी देखा कि सरकार सारी फसलों पर एमएसपी देने में तो असमर्थ है, तो इस समस्या का निवारण होना भी काफ़ी मुश्किल है। इसके अतिरिक्त एक और बहुत बड़ी समस्या सामने आती है, वह है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। WTO भारत पर वैसे ही आरोप लगाता रहता है कि भारत अपने किसानों को बहुत समर्थन देता है, जिसके कारण भारत के किसान अपनी फसलों को सस्ते दामों में बेचते हैं, जिससे बाकी देशों का व्यापार बिगड़ता है। ऐसे में एमएसपी को लागू करना WTO के आरोपों को और मजबूत करना साबित होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इन समस्याओं का समाधान क्या है। तो सबसे पहली चीज जो सरकार को करनी चाहिए वह है कृषि मूल्य नीति को संतुलित करना। इसके लिए 2006 की स्वामीनाथन कमेटी के सुझावों को लागू करना अनिवार्य है, जैसे कि जितना भी फसल को उगाने में पैसा लग रहा है उसका कम से कम 50% एमएसपी होना चाहिए। किसानों के अन्य खर्चों को भी ध्यान में रखते हुए एमएसपी का निर्धारण होना चाहिए। इसके अलावा फसल विविधीकरण यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी करना अनिवार्य है, जिससे कि दूसरी फसलों को भी प्रमोट किया जा सके। इसके अतिरिक्त स्टोरेज फैसिलिटीज को इंप्रूव करना, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना, विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन, नई तकनीक जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर आना, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इन सभी चीज़ों पर सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो दर्शकों, आज हमने विस्तार से एमएसपी के बारे में जाना। हमने पूरा प्रयास किया कि आपको एकदम सरल शब्दों में एमएसपी के बारे में बता सके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।